कल आप लोगों को एक थ्योरम बताया जा रहा था, ठीक है, तो डॉरबॉक्स थ्योरम। डॉरबॉक्स थ्योरम में आपको याद करने का तरीका बता दिया गया था कि किस तरीके से आप डॉरबॉक्स थ्योरम को याद रखेंगे। डॉरबॉक्स में ओ आया है, ओ का मतलब 0, दैट मीन्स एक पॉइंट। डॉरबॉक्स ए बी डी सी मिसिंग है, मतलब एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस थ्योरम में हमने डॉरबॉक्स में एक आपको लाइन लिखवाई थी, नाउ वी शैल शो दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब हमको केवल इतना प्रूफ करना होगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसके लिए दो केसेस हमने क्या बात किए थे आपसे कि दो केसेस होंगे। मान ले रहे हैं भाई, आपको पता कोई भी चीज़ आपको प्रूफ करनी हो तो ठीक उसका कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड का यूज़ करिए। आपको प्रूफ करना है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। आप मान लो कि एफ डैश सी 0 के बराबर नहीं है। अगर एफ डैश सी 0 के बराबर नहीं है तो या तो एफ डैश सी 0 से बड़ा होगा या तो एफ डैश सी 0 से छोटा होगा। अगर एफ डैश सी 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है तब क्या होगा, और अगर एफ डैश सी 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है तो क्या होगा। अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। लिखिए केस 1। केस 1 में लिखिए लेट एफ डैश सी इज पॉजिटिव that is f dash c greater than 0, that is f dash c greater than 0। अगर f डैश c ग्रेटर देन 0 है तो आपने पढ़ा था इस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन fx हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एट x इज इक्वल टू c पे। आपको वो जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखवाया गया दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने 3 थ्योरम का कॉम्पोजिशन कराया था ना, एक तो लेफ्ट से आते हैं, एक राइट से आते हैं और एक केवल नॉर्मल लिखवाया था कि इफ f डैश c इज पॉजिटिव देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ f डैश c इज नेगेटिव देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये तीनों थ्योरम का कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको अपने यहाँ रखिएगा। आपको क्या बताए थे कि अगर आप राइट से जाते हैं देन वी विल यूज पॉजिटिव साइन एंड वी विल टेक द इंटरवल c, c प्लस वेरी गुड डेल्टा, और अगर हम लेफ्ट से जाते हैं तो हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं और इंटरवल क्या लेते हैं, c माइनस डेल्टा c। फिर कहा गया था कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो fx ग्रेटर देन fc, डिक्रीजिंग होगा तो fx लेस देन fc। लेफ्ट वाले में ये कंडीशन ठीक उल्टी हो जाती है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है दैट इज f डैश c इज ग्रेटर देन 0 तो इसका साफ मतलब होगा दिस इम्प्लाइज दैट fx इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू c। दिस इम्प्लाइज एन fx इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू c। ये प्रीवियस थ्योरम से हमने लिखवाया है, ठीक है। लिखिए नीचे से, देन fx इज इंक्रीजिंग at x is equal to c। Then fx is increasing at x is equal to c। फिर लिखिए hence there exists delta 3 greater than 0। थ्योरम यूज कर रहे हैं, hence there exists delta 3 greater than 0 such that क्या बताए थे, fx is less than fc is equal to L for every x belongs to C minus delta 3 C। लिखिए, ये थ्योरम से लिखा गया है। यहाँ लिख लीजिएगा hence
देयर एग्जिस्ट डेल्टा 3 ग्रेटर देन 0 सच दैट, अभी हम आपसे जिक्र किए थे कि इंक्रीजिंग में रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एफ एक्स लेस देन एफ सी, एफ सी की वैल्यू एल मानी थी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा 3 कॉमा सी। नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिए विच इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि कहा गया था एट एक्स इज इक्वल टू सी पे फंक्शन एफ एक्स इन्फीमम रखता है। अगर फंक्शन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू सी पे इन्फीमम रखेगा तो एफ सी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एफ सी की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन। अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी पे इन्फीमम रखता है तो एक्स इज इक्वल टू सी पे फंक्शन की वैल्यू दैट इज एफ सी लेस देन होनी चाहिए, क्योंकि वो इन्फीमम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? ग्रेटर देन हो रही है। लिखिए विच इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज एफ एक्स हैज इन्फीमम एट एक्स इज इक्वल टू सी, because f(x) has infimum at x is equal to c, because f(x) has infimum at x is equal to c। नीचे से लिखिए therefore our assumption that f(x) is positive, therefore our assumption that f dash c is positive is wrong, therefore our assumption that f dash c is positive is wrong। Case 2, केस 1 में आपने मान लिया कि f डैश सी पॉजिटिव है, अब कि हम केस 2 में मान लेंगे कि f डैश सी नेगेटिव है। केस 2, लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी कहता है तीन ही चीज़ हो सकती है, या तो f डैश सी ग्रेटर देन 0, या तो f डैश सी लेस देन 0, या तो f डैश सी इक्वल टू 0। हमने कहा कि इक्वल टू 0 नहीं है, ये हमने एज्यूम किया है, तो क्या हो सकता है? या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 वाली बात गलत हो गई, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं है। अब हम मान लेंगे केस 2 में कि लेट f डैश c इज नेगेटिव, दैट इज f डैश c लेस देन 0। मान ले रहे हैं कि f डैश c नेगेटिव है, मतलब f डैश c क्या है? लेस देन 0। फिर दिखा देंगे कि इस केस में भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, मतलब f डैश सी लेस देन 0 नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो क्या होगा? f डैश सी इक्वल टू 0, और तुरंत हमारा थ्योरम क्या होगा? प्रूफ हो जाएगा। लिखिए लेट f डैश सी बी नेगेटिव, लेट f डैश सी बी नेगेटिव, देन नेक्स्ट टाइम से लिखिएगा, देन f(x) is decreasing at x is equal to c, then f(x) is decreasing at x is equal to c, then f(x) is decreasing at x is equal to c। नीचे से लिखिए hence there exists delta 4 greater than 0, hence there exists delta 4 greater than 0 such that f(x) less than fc is equal to L for every x belongs to c, c plus delta 4। जरा देखिएगा, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, राइट से अप्रोच कर रहे हैं। लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो लेस देन इंक्रीजिंग के केस में, राइट से अप्रोच करते हैं तो लेस देन डिक्रीजिंग के केस में।
ठीक है, यही अभी हम जिक्र किए थे आपसे कि रिजल्ट क्या होते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ये इंक्रीजिंग का है, ये डिक्रीजिंग का है, लेकिन दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि एक बार हमने लेफ्ट से अप्रोच किया, एक बार हमने राइट से अप्रोच किया, इस वजह से उल्टे हो गए हैं। ये दोनों थ्योरम से लिखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा है ना समझ में ये वाला थ्योरम? लिख लीजिए। फिर वही चीज़ कि x इज इक्वल टू सी पे तो ये इन्फीमम रखता है, मतलब ये लेस देन होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन। इसका मतलब ये इनइक्वलिटी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमने कुछ गलत माना है। अपनी गलती को सुधारिए, मतलब वो लेस देन भी नहीं होगा। लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा। लिखिए इस बात को, लिखिए। Since fx has infimum at x is equal to c, since fx has infimum at x is equal to c, since fx has infimum at x is equal to c, and hence the above inequality is not possible, and hence the above inequality is not possible, and hence the above inequality is not possible. नीचे से लिखिए, thus our assumption that Thus our assumption that f dash c is negative, f dash c is negative is wrong. F dash c is negative is wrong. नीचे से लिखिए, so f dash c is not negative. So f dash c is not negative. नीचे से लिखिए, from case 1 and 2, we observe that f dash c is neither negative nor positive. From equation 1 and 2 we observe that f dash c is neither negative nor positive. अगर नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो लॉ ऑफ ट्राइकोटमी से क्या होगा, इक्वल टू जीरो। नीचे से लिखिए, देयरफॉर f dash c is equal to 0. Therefore f dash c is equal to 0. इसमें से आपको एक थ्योरम एग्जाम में मिल जाएगा। है सब ऑलमोस्ट एक ही टाइप के, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक थ्योरम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको आप लोग पढ़ करके ही जाइएगा। हो गया भाई? नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, रॉल्स थ्योरम। कुछ लोग उसको रॉल्स थ्योरम भी कहते हैं, कुछ लोग रॉल्स थ्योरम केवल कहते हैं। रॉल्स थ्योरम इसमें भी आपको ओ दिख रहा है। ओ का मतलब ज़ीरो, मतलब अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। ओ का मतलब ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि रॉल्स थ्योरम में भी क्या आया है, ओ का मतलब ज़ीरो। अगर कोई फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पे हमारा फंक्शन क्या होगा, ज़ीरो। बस एक पॉइंट लेकिन इसमें बढ़ जाता है। एक पॉइंट क्या बढ़ जाता है,
कि ए और बी पर फंक्शन की जो वैल्यू होती है दैट इज एफ ए और एफ बी ये आपस में बराबर होती है। इसके पहले वाले थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था डॉरबॉक्स में कि कोई भी फंक्शन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है डिफरेंशिएबल। एफ ए एफ डैश है और एफ डैश बी दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो एक पॉइंट सी जरूर वैसा मिलेगा जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपने अपने पहले वाले थ्योरम में पढ़ा था, डॉरबॉक्स में पढ़ा था कि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होगा तो ए पे भी डिफरेंशिएबल होगा और बी पे भी, तो ए और बी पे उसकी वैल्यू क्या होगी एफ डैश ए और एफ डैश बी, ये दोनों ऑपोजिट साइन रखते हैं, तब आपको कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर मिलता है जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 0, दैट मीन्स एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। रॉल्स में क्या क्या बोले, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तब कहीं जा करके एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, दैट मीन्स एफ डैश सी 0। उसमें भी डिफरेंशिएबल था, इसमें भी डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, मतलब वो भी कंटिन्यूअस है ये भी कंटिन्यूअस है, दो कॉमन पॉइंट हो गए। डॉरबॉक्स में कहा गया था कि एफ डैश ए और एफ डैश बी हैज़ ऑपोजिट साइन, इसमें कहा गया है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तब वहाँ पे कहा गया था कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू 0, यहाँ पे भी यही बात कहेंगे कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। दोनों में सब कुछ सेम है, अंतर क्या है, डॉरबॉक्स में एफ डैश ए एफ डैश बी ऑपोजिट साइन, इसमें आप कहते हैं एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये बेसिक अंतर है, ठीक है ना। लिखिए रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, let a function f such that closed interval ab to r, let a function f such that closed interval ab to r be defined on closed interval ab, be defined on closed interval ab such that be defined on closed interval ab such that पहला पॉइंट कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab, continuous at closed interval ab, दूसरा पॉइंट डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ab, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ab, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ab, तीसरा पॉइंट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, नीचे से लिखिए देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट स्मॉल सी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट स्मॉल सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट f dash c is equal to 0, such that f dash c is equal to 0। रॉल्स थ्योरम में क्या कहा कि फंक्शन f हमारा क्लोज इंटरवल a b में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है और साथ ही साथ f a इज इक्वल टू एफ बी है, तो a और b के बीच में कहीं एक पॉइंट कम से कम c ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसपे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। डालिए प्रूफ। देखिए पीछे वाले थ्योरम में आपने एक स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट किया था, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा तो वो अपने बाउंड्स को अटेन करेगा, अटेन इट्स बाउंड, ये शब्द आपने पढ़ा था, मतलब उल्टा चलता है। ABCD अगर आप पढ़ें तो BCD
A B C D डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो अपने बाउंड को अटेन करेगा, अटेन इट्स बाउंड मतलब अपने बाउंड्स को रखेगा, लोअर बाउंड को भी रखेगा और अपर बाउंड को भी रखेगा। ठीक वही स्ट्रेटजी आप यहाँ पे भी एडॉप्ट करोगे। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इट अटेन इट्स बाउंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी या क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दो बाउंड्स होते हैं, इन्फीमम और सुप्रीमम। मान लेंगे स्मॉल एम इन्फीमम है, कैपिटल एम सुप्रीमम है, तो हमको इस इंटरवल में कम से कम 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिसपे एक पर फंक्शन इन्फीमम रखेगा, दूसरे पे फंक्शन सुप्रीमम रखेगा। मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो वो अपने बाउंड्स रखेगा इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में 2 पॉइंट ऐसे पाए जाएंगे जिसपे फंक्शन एक पे तो इन्फीमम रखेगा और दूसरे पे फंक्शन अपना सुप्रीमम रखेगा। मान ले रही है हमारा इन्फीमम है और ये हमारा सुप्रीमम है। ये पहली स्ट्रेटेजी थी। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन इट अटेन्स इट्स बाउंड इन क्लोज इंटरवल ए बी। अपने बाउंड्स रखेगा क्लोज इंटरवल ए बी में, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जिस पर एक बार फंक्शन इन्फीमम रखेगा और दूसरी बार फंक्शन सुप्रीमम रखेगा। C और D 2 पॉइंट्स हमने क्लोज इंटरवल ए बी में मान लिए, एक पे फंक्शन इन्फीमम रख रहा है दैट इज स्मॉल m, दूसरे पे फंक्शन सुप्रीमम रख रहा है दैट इज कैपिटल M। ये इसका फर्स्ट स्ट्रैटेजी हो गई। ठीक है, इसमें इतने में कोई दिक्कत? लिखिए, प्रूफ में लिखिए, since the function fx is continuous, since the function fx is continuous on closed interval ab, on closed interval ab, फुल स्टॉप नीचे से लिखिए, therefore it is bounded, therefore it is bounded and attains its infimum and supremum and attains ATTAINS, attains its infimum and supremum in closed interval AB, in closed interval AB। नीचे से लिखिए, let small m and capital M, let small m and capital M be the infimum and supremum of fx, be the infimum and supremum of fx respectively, respectively। नीचे से लिखिए, then there exist 2 points, then there exist 2 points small c and small d, small c and small d in closed interval AB, in closed interval AB such that नीचे से ये लिख लीजिए, FC इज इक्वल टू स्मॉल m एंड FD इज इक्वल टू कैपिटल M, सच दैट FC इज इक्वल टू स्मॉल m एंड FD इज इक्वल टू कैपिटल M।
ठीक है भाई। चलिए अब देखिए, दो कंडीशंस हो सकती हैं। आपको पता है दो रियल नंबर या तो आपस में बराबर होते हैं या बराबर नहीं होते हैं। तो या तो स्मॉल एम और कैपिटल एम आपस में बराबर होंगे या स्मॉल एम और कैपिटल एम आपस में बराबर नहीं होंगे। अब हम लोग इन दोनों कंडीशन का बारी बारी से स्टडी करेंगे और फाइनली अपने रिजल्ट को प्रूफ करके दिखाएंगे कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नीचे से लिखिए, नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। Now there are two possibilities. Now there are two possibilities. Either small m is equal to capital M, either small m is equal to capital M, or small m does not equal to capital M, or small m does not equal to capital M. और स्मॉल m डज नॉट इक्वल टू कैपिटल M। अब आपने कहा कि भाई दो पॉस्टुलेट्स होंगे, या तो स्मॉल m कैपिटल M के बराबर होगा या फिर स्मॉल m कैपिटल M के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग इन दोनों पॉस्टुलेट्स को बारी बारी से स्टडी करेंगे। ठीक है, लिखिए केस वन। केस वन लिखिए, इफ स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, if small m is equal to capital M, अगर स्मॉल m कैपिटल M के बराबर हो गया तो उस केस में आप देखोगे कि C और D स्मॉल m कैपिटल M के बराबर हो गया तो FC की वैल्यू FD के बराबर होगी। और आपको पता है कि FC की वैल्यू FD के बराबर होने का मतलब ये दोनों के दोनों फंक्शन सेम नंबर पे मैप करेंगे। क्या मतलब हुआ कि FC की वैल्यू FD के बराबर होगी, मतलब ये लोग किसी ना किसी सेम नंबर पर मैप करेंगे। और आपको पता है जब हर एक मान के लिए फंक्शन किसी एक फिक्स वैल्यू पर मैप करता है तो ऐसी मैपिंग को कांस्टेंट मैपिंग कहते हैं। हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन किसी एक नंबर फिक्स नंबर पे मैप करता है तो ऐसी मैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट मैपिंग कहते हैं। इसका मतलब फंक्शन f कांस्टेंट फंक्शन होगा। लिखिए, इफ स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, नीचे से लिखिए, देन द फंक्शन fx इज कांस्टेंट, देन द फंक्शन fx इज कांस्टेंट and thus its derivative अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा किसके बराबर होगा? 0, जहां x कहीं और नहीं बल्कि ओपन इंटरवल a b में बिलोंग करेगा। लिखिए, देन द फंक्शन fx इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर its derivative f dash x is equal to 0 for every x belongs to open interval AB, and its derivative f dash x is equal to 0 for every x belongs to open interval AB। और जब आपने देखा कि f डैश x की वैल्यू 0 हो गई जहाँ x इसी में पाया जा रहा है तो इसका मतलब थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। C एक पॉइंट था, हमने दिखा दिया सभी पॉइंट के लिए वैल्यू 0 हो रही है। अगर सभी पॉइंट के लिए वैल्यू 0 होगी तो किसी एक फिक्स पॉइंट C के लिए भी क्या होगी? 0, मतलब थ्योरम प्रूफ हो गया। नीचे से लिखिए, हैज द थ्योरम इज प्रूफ्ड इन दिस केस।
Hence, the theorem is proved in this case. Hence, the theorem is proved in this case. Case 2. Case 2. केस 2 में मान लीजिए स्मॉल m कैपिटल M के बराबर नहीं है. केस 2, लेट स्मॉल m डज नॉट इक्वल टू कैपिटल M. अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब FC भी FD के बराबर नहीं होगा. मतलब ये दोनों किसी एक क्वांटिटी के बराबर नहीं होंगे. मतलब कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं होगा जिस पे मैप करके वो दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए. मोटा मोटी ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब FC और FD भी बराबर नहीं है. मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिस पे दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाए, सेम हो जाए. लिखिए, then both of these then both of these cannot be equal to the same quantity. Then both of these cannot be equal to the same quantity. Then both of these cannot be equal to the same quantity. Full stop. At least one of them कॉमा ब्रैकेट में लिखिए से स्मॉल m, ब्रैकेट में लिखिए से स्मॉल m is different from FA and FB, is different from FA and FB, is different from FA and FB, so that देखिए भाई, साफ सी बात, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब FC भी FD के बराबर नहीं होगा. तो कोई भी ऐसी एक क्वांटिटी नहीं मिलेगी जो इन दोनों को आपस में क्या कर सके, बराबर कर सके. तो मान ले रहे हैं FC इज इक्वल टू स्मॉल m, ये FA के बराबर नहीं होगा, और FC इज इक्वल टू कैपिटल M, ये FB के बराबर नहीं होगा. दिस इम्प्लाइज अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो C A के बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब C B के भी बराबर नहीं है. लिख लीजिए. C A के बराबर भी नहीं है, C B के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब C ओपन इंटरवल A B में कहीं लाई करेगा. A के बराबर भी नहीं, B के बराबर भी नहीं, इसका मतलब वो A और B के बीच में कहीं लाई करेगा. नीचे से लिखिए, विच शोज दैट C lies between A and B. Which shows that C lies between A and B. Which shows that C lies between A and B. अब ये तो हमको मिल गया कि C A और B के बीच में कोई पॉइंट है. तो अब केवल और केवल प्रूफ क्या करना है कि f डैश C इज इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट C पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल टू 0.
बस अब केवल एक ये सिंपल सी बात हमको शो करनी है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अभी जस्ट पीछे वाले थ्योरम में हमने एफ डैश सी को 0 के बराबर दिखाया था। दिखाने का तरीका कि फंक्शन को एक बार इंक्रीजिंग मानेंगे, एक बार डिक्रीजिंग मानेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की परिभाषाओं को यूज करेंगे, एक बार लेफ्ट डेरिवेटिव लेंगे, राइट डेरिवेटिव लेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, ना वो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी लगाएंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 भी नहीं है, तो बचा क्या, इक्वल टू 0। लिखिए, नाउ वी शैल ओनली प्रूव दैट, now we shall only prove that, now we shall only prove that C is the point, C is the point at which f dash C is equal to 0. Now we shall prove that C is the point at which f dash C is equal to 0। फिर नीचे से लिखिए, उल्टा मान लीजिए, हमको दिखाना है कि f dash C 0 के बराबर है। इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर f dash C डज नॉट इक्वल टू 0। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहेगा कि फिर या तो f dash C लेस देन 0 होगा या तो f dash C ग्रेटर देन 0 होगा। इस पॉस्टुलेट को भी रॉन्ग दिखा दीजिए, इस पॉस्टुलेट को भी रॉन्ग दिखा दीजिए। दोनों गलत चीज़ क्यों मिली, क्योंकि हमने कुछ गलत अज्यूम किया था। अपने अजम्पशन को ठीक करिए, जैसे ही वी विल अज्यूम, अपने अजम्पशन को आप ठीक करोगे तुरंत आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लाइन चेंज करके लिखिए, इफ पॉसिबल लेट एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू 0। इफ पॉसिबल लेट f dash c does not equal to 0। फिर नीचे से लिखिए, then either f dash c less than 0 excuse me, then either f dash c less than 0 or f dash c greater than 0 और f डैश सी ग्रेटर देन 0। नीचे से लिखिए, इफ f डैश सी इज नेगेटिव, इफ f डैश सी इज नेगेटिव, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल, then there exists an interval c comma c plus delta 1, then there exists an interval c comma c plus delta 1 for every point of small x, for every point of small x, for every point of small x, such as राइट से अप्रोच कर रहे हैं और फंक्शन नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग है, तो क्या मिलेगा, एफ एक्स लेस देन एफ सी, और एफ सी की वैल्यू हमने क्या मानी है, एम। इसका मतलब क्या है, m ग्रेटर हो गया, मतलब m इन्फीमम नहीं है, लेकिन हमने तो कहा था m इन्फीमम है और यहाँ मिल रहा है कि m इन्फीमम नहीं है, मतलब हमारा अजम्पशन गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमने गलत माना। इसका मतलब f डैश सी नेगेटिव नहीं होगा। लिखिए, सच एज, ये वाली लाइन, एफ एक्स लेस देन एफ सी इज इक्वल टू m for every x belongs to open interval c comma c plus delta 1, for every x belongs to c comma c plus delta 1। नीचे से लिखिए, which is contradiction because small m is infimum of fx, which is contradiction
because small m is infimum of fx. फिर लिखिए इफ f डैश c इज पॉजिटिव, if f dash c is positive, if f dash c is positive, then there exists an interval c minus delta 2 comma c, then there exists an interval c minus delta 2 comma c for every point small x, for every point of small x of which, for every point of small x of which लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं और फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, तो लेफ्ट वाले में उल्टा हो जाता है एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू स्मॉल एम फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा 2 कॉमा c। लिख लीजिए सच एस करके ये लिख लीजिए एफ एक्स लेस देन एफ सी इज इक्वल टू स्मॉल एम फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा 2 कॉमा c। फिर वही बात, इसका मतलब स्मॉल एम इन्फीमम नहीं है क्योंकि वो किसी ना किसी वैल्यू से ग्रेटर हो जा रहा है, लेकिन हमने तो कहा था कि स्मॉल एम इन्फीमम है। बात गलत साबित हो गई। गलत क्यों साबित हुई? क्योंकि हमने कुछ गलत माना। अपनी गलती को सुधारिए। इसका मतलब एफ डैश सी पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, तो क्या होगा? इक्वल टू 0। लिखिए विच इज अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन, which is again a contradiction, which is again a contradiction because small m is infimum of fx, because small m is infimum of fx नीचे से लिखिए फ्रॉम एबव बोथ postulates, from above both postulates, from above both postulates, comma, we can say that f dash c is neither negative, f dash c is neither negative, comma, nor positive. f dash c is neither negative, comma, nor positive. Hence f dash c is equal to 0. Hence f dash c is equal to 0. नेक्स्ट थ्योरम लिखिए लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ब्रैकेट में लिखिए फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। एक्चुअली लेग्रेंजे ने क्या किया कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल माना, फंक्शन को कंटिन्यूअस माना और तब उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा को प्रूफ किया। मतलब उन्होंने कहा कि एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर मिलेगा कि f डैश सी इज इक्वल टू
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब लैग्रेंजे ने डिफरेंशियल कैलकुलस की फर्स्ट डेफिनेशन को प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। उन्होंने कहा कि लैग्रेंजे ने एक मीन वैल्यू निकाल दी, उसी को कहते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लिखिए, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इफ अ फंक्शन is defined on closed interval AB, if a function is defined on closed interval AB such as पहला पॉइंट continuous on closed interval AB, continuous on closed interval AB। दूसरा differentiable on open interval AB, differentiable on open interval AB। नीचे से लिखिए, then there exists at least one real number, then there exists at least one real number small c between a and b, small c between a and b such that नीचे से लिखिए f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। चलिए डालिए प्रूफ। एक्चुअली में इस थ्योरम का प्रूफ बहुत छोटा सा है, क्योंकि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग रोल्स थ्योरम की कंडीशन का यूज़ करते हैं। रोल्स थ्योरम में हमने क्या कहा था कि फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है और ए और बी की पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है। तो एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो देखिए रोल्स थ्योरम के लिए हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे चीज़ों को। रोल्स थ्योरम की दो कंडीशंस हमको यहाँ दे रखा है, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब बस हम एक फंक्शन को डिफाइन करके इस तरीके से दिखा दें कि ए और बी पे उसकी वैल्यू सेम है, तो रोल्स थ्योरम लग जाएगा। एक पॉइंट मिलेगा सी जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो हम इस थ्योरम को अब कोशिश करेंगे रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट करने की, जिससे हमारा थ्योरम प्रूफ हो सके। ठीक है, लिखिए, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, प्रूफ में लिखिएगा, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स, इक्वेशन नंबर 1। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स सच दैट फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, ये हमने अपने पास से एज्यूम किया है, सच दैट फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। नीचे से लिखिए, वेयर कैपिटल ए इज कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड, वेयर कैपिटल ए इज कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड, वेयर कैपिटल ए इज कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। फिर देखिए कैसे डिटरमाइन कर रहे वो भी देखिए। सिंस आपने कहा फाई ए फाई बी के बराबर है, तो इसमें ए रखते ही आपको मिलेगा एफ ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे मिलेगा एफ बी प्लस कैपिटल ए स्मॉल बी। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इधर भेज दीजिए तो कैपिटल ए कॉमन, ए माइनस बी इधर आएगा,
एफ बी माइनस एफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस बी। इक्वेशन नंबर 3 हमने मान लिया इसको। ठीक है, उतारिए इतना। उतारिए इतना। आपको पता है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होता है। एफ एक्स कंटिन्यूअस है, एक्स लीनियर फंक्शन है जो कि हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, एक्स भी डिफरेंशिएबल है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम भी डिफरेंशिएबल होता है। मतलब फाई एक्स कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और फाई ए इज इक्वल टू फाई बी है। तो फाई के ऊपर रोल्स थ्योरम लगाएंगे, कहेंगे कि एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा ज़रूर मिलेगा कि फाई रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब फाई डैश सी 0 के बराबर होगा। जैसे ही फाई डैश सी को 0 के बराबर करेंगे मिलेगा एफ डैश सी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस कैपिटल ए इज इक्वल टू 0। फाई डैश सी का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप फाई डैश एक्स निकालो। जैसे ही फाई डैश एक्स निकालोगे मिलेगा एफ डैश एक्स प्लस कैपिटल ए। अब इसी में एक्स की जगह जैसे ही आप सी रख दोगे मिलेगा एफ डैश सी प्लस कैपिटल ए। तो फाई डैश सी की वैल्यू एफ डैश सी प्लस कैपिटल ए। दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए। दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी इज इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसमें कर दीजिएगा, मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस ए। यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, लिखिए लिखिए सिंस द फंक्शन फाई एक्स, since the function phi x is the sum of two continuous and differentiable function, is the sum of two continuous and differentiable function, is the sum of two continuous and differentiable function such that पहला पॉइंट लिखिए, फाई एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फाई एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फाई एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरा, फाई एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। फाई एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। तीसरा, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। नीचे से लिखिए, देन द फंक्शन फाई एक्स, then the function phi x satisfies, then the function phi x satisfies all the condition of Rolle's theorem, all the condition of Rolle's theorem, all the condition of Rolle's theorem। नीचे से लिखिए, therefore there exists a point small c, therefore there exists a point small c between a and b, between a and b
such that phi dash c is equal to 0, such that phi dash c is equal to 0। नीचे से लिखिए but phi dash x is equal to f dash x plus a, but phi dash x is equal to f dash x plus a, this implies phi dash c is equal to f dash c plus a, this implies phi dash c is equal to f dash c plus a। नीचे से यहाँ से लिखिए, ये 3 लाइन उतारिए, यहाँ डाल दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, उतारिए। नीचे से लिखिए विच इज द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, विच इज द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, विच इज द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। डालिए रिमार्क लिखिए, इसमें हेडलाइन डालिए अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। रिमार्क अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए इसका अनदर फॉर्म क्या है, आपको पता है कि रियल नंबर लाइन पे ए और बी इस तरीके से होते हैं। मान ले रहे हैं इसके बीच की डिस्टेंस h है, तो b की जगह वी कैन राइट a प्लस एच ऑल्सो। बस यही पुट करना है इस थ्योरम में, तो हमको इसका अनदर फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए इफ इन द अबव स्टेटमेंट we take b is equal to a plus h, if in the above statement we take b is equal to a plus h, if in the above statement we take b is equal to a plus h, c कहाँ लाई कर रहा था, a और b के बीच में, अब c कहाँ लाई करेगा, a और b मतलब a प्लस h के बीच में। लिखिए वेयर c लाइंग बिटवीन a एंड a प्लस h, वेयर c लाइंग बिटवीन a एंड a प्लस h, वेयर c लाइंग बिटवीन a प्लस h, then C can be written as C is equal to a plus theta h, then C can be written as C is equal to a plus theta h, then C can be written as C is equal to a plus theta h। ये कैसे आया वो हम बता रहे हैं, देखिएगा C किसके बीच में लाई कर रहा है, A और A प्लस H के बीच में। C किसके बीच में लाई कर रहा है, A और A प्लस H के बीच में।
पूरी इनइक्वलिटी में से a को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, a माइनस ए, c माइनस ए प्लस h माइनस ए, दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन c माइनस ए लेस देन h, दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन c माइनस ए अपॉन h लेस देन 1, दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन, इसको हम थीटा मान रहे हैं, लेस देन 1, वेयर थीटा इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन h। थीटा इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन h का मतलब थीटा h इज इक्वल टू c माइनस ए, c इज इक्वल टू a प्लस थीटा h। ठीक है, c इज इक्वल टू a प्लस थीटा h, जहाँ थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। ये बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए, देन चलिए इसमें मान पुट करिए, एफ डैश सी की जगह a प्लस थीटा h इज इक्वल टू एफ बी की जगह a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन b माइनस ए, b माइनस ए की जगह h। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे आप तो आपको मिल जाएगा h एफ डैश a प्लस थीटा h इज इक्वल टू एफ ए प्लस h माइनस एफ ए। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ए प्लस h इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो आप, h एफ डैश a प्लस थीटा h प्लस एफ ए। ये अनदर फॉर्म है लैग्रेंजेस का जो पूछा जाता है, उतार डालिए यहाँ से ये यहाँ तक उतार लीजिए और ऐसे ही इसको ब्रैकेट में पैक कर दीजिएगा सिंस करके, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। उतार लीजिए, 2 लेक्चर और लगेंगे, 2 से 2.5 लेक्चर, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इतना उतारिए।